डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनियाल आपका फिर से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है शेयर करें और बेल आइकन को इनेबल करें ताकि इमीडिएटली आपको अलर्ट मिल जाए। फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा तो अपने ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ रहे थे। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कहां से शुरू होता था? जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर आया, सेल के अंदर आके साइटोसोल में उसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हुआ? पायरुविक एसिड में। यदि ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो कहां चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। ओके, फिर उसके बाद में एसिटाइल कोएंजाइम जैसे ही बनता है फिर स्टार्ट होता है क्रेब्स साइकिल। नाम सुना होगा आपने। तो आज आपको मैं क्रेब्स साइकिल पढ़ाने वाला हूं। फ्रेंड्स, क्रेब्स साइकिल होता क्या है और उसके और क्या क्या नाम होते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसकी एनर्जी कितनी बनती है, कौन कौन सी रिएक्शन इसकी रिवर्सिबल होती है, कौन सी रिएक्शन इसकी इरिवर्सिबल होती है, कौन से एंजाइम काम आते हैं, कितनी एटीपी बनती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ये सारी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। यदि आपको ये चीज सारी समझ में आ गई तो क्रेब्स साइकिल आपको जिंदगी में कोई भुला ही नहीं सकता, हमेशा याद रहेगा। तो देखिएगा, जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो वो कहां पहुंचा? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा। और एक चीज और है, क्रेब्स साइकिल में क्रेब्स साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। और एसिटाइल कोएंजाइम जैसे ही मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से रहता है ऑक्सैलो एसीटेट या एसिटिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्शन करता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल आता है और दोनों मिलके यहाँ पे सिट्रिक एसिड बनाता है। फ्रेंड्स देखिएगा, सिट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? CH2COOH, CH एंड CH2COOH एंड OH। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि दिस वन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। ये इसका पहला प्रोडक्ट है, इसलिए इसका नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। क्लियर? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली क्या है? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। COOH 3 है, 3 को बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसलिए इसका दूसरा नाम है फ्रेंड्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि इसका ये नाम कैसे आया। फिर दूसरा, कई बार इसको शॉर्ट में लिखा जाता है TCA, TCA साइकिल भी बोला जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, क्रेब्स साइकिल ना लिख के वो सिट्रिक एसिड साइकिल लिख देता है, सिट्रिक एसिड साइकिल ना लिख के वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल लिख देता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ना लिख के वो TCA साइकिल लिख देता है। तो अपन को सारे नाम याद रखने क्योंकि सभी पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं ना। जैसे ही ध्यान दीजिएगा, एसिटाइल कोएंजाइम यहां पे था तो कोएंजाइम बाहर निकल गया और यहां पे सिट्रिक एसिड बन गया। जैसे सिट्रिक एसिड बनता है फ्रेंड्स देखिएगा, ये बेसिकली क्या है? 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, थोड़ा छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, इस तरह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, फिर अपन नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने का बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डी का मतलब बाहर, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, डी का मतलब होता है बाहर। तो डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो क्या बन रहा है? सिस एक्वानेटिक एसिड बोलते हैं इसको। ओके, और जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला था इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल वापस आ जाता है। वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन क्या कहलाता है? हाइड्रेशन कहलाता है। और क्या बना हमारे पास? आइसोसिट्रिक एसिड बना। मींस यदि मैं इन दोनों रिएक्शंस की बात करूं तो क्या होता है? एक बार वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और वापस जुड़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? सिट्रिक एसिड ही था, सिट्रिक एसिड वापस रीअरेंज होकर आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। ओके, फिर देखिएगा फ्रेंड्स,
यहाँ पे आइसोसिट्रिक एसिड से दो रिएक्शंस होती है। एक तो CO2 बाहर निकलता है, एक तो CO2 बाहर निकलता है और NAD पॉजिटिव आके NADH पॉजिटिव बनता है, मींस जिसको हम बोलते हैं NADH2, ये बाहर निकलता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेटिव का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो यह हाइड्रोजन बाहर निकल गया। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है, डी का मतलब बाहर, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2। ओके, तो ये CO2 बाहर निकल रहा है और ऑक्सीडेटिव का मतलब सिंपल सी हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, मतलब NADH2 बन रहा है। क्लियर? फिर नेक्स्ट आइसोसिट्रिक एसिड से ये रिएक्शन होती है, क्या बनता है, उसको बोलते हैं हम अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जैसे ये बनता है, अगेन सेम टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। कौन सी? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको हमने बोला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये हो गया कि NADH2 बनेगा जैसा यहां बना था। ओके, और साथ में CO2 बाहर निकल गया। क्लियर? लेकिन एट द सेम टाइम कोई एंजाइम आता है और इसके साथ अटैच हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे CO2 बाहर निकल गया, तो बाहर निकलते क्या बना, यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए कहां से आया? इस पोजीशन पे यहाँ पे इंसर्ट होता है एज ए अटैचमेंट के तौर पे, तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम बन गया। फ्रेंड्स देखिएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बन रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बन रहा है, मतलब यहाँ पे कोएंजाइम बाहर निकल रहा है। ये बाहर निकल रहा है तो उसमें एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनर्जी GDP, जो एक एडीपी के इक्विवेलेंट होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके एक GTP बनाता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एक सबस्ट्रेट पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो सबस्ट्रेट लेवल का मतलब किसी मॉलिक्यूल के, किसी कंपाउंड के साथ में अटैचमेंट हो रहा है, उसको बोल रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और GDP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ की एनर्जी यूज करके GTP में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू ATP। ओके, नाउ जैसे ही सक्सिनिक एसिड बना, सक्सिनिक एसिड से अगेन इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है और फ्यूमेरिक एसिड बन जाता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? डिहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन होने से फ्यूमेरिक एसिड बनता है और ये FADH2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। क्लियर? डिहाइड्रोजनेशन का मतलब बहुत सिंपल है, दो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही फ्यूमेरिक एसिड बनता है, हाइड्रेशन होता है, मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ऐड होता है तो वो क्या बनता है? मैलिक एसिड बन जाता है। मैलिक एसिड जैसे ही बनता है फ्रेंड्स, हाइड्रेशन से मैलिक एसिड बना, मैलिक एसिड से अगेन डिहाइड्रोजनेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब वही, वो अगेन दो हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन होगा और क्या बना? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और निकला क्या यहाँ पे? NADH प्लस H पॉजिटिव। जो शुरुआत में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना था, जो शुरुआत में यूज किया था हमने, वो वापस रीजनरेट कर दिया। इसका मतलब समझना, एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास दो कार्बन होते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में कंडेंस हुआ, दोनों कार्बन कैसे बाहर निकला? एक CO2 यहां निकल गया, दूसरा CO2 यहां निकल गया और वापस रीजनरेट हो गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मींस हमारा एसिटाइल कोएंजाइम CO2 में कन्वर्ट हो चुका। नाउ फिर फ्रेंड्स अब देखना, यहाँ पे जो रिएक्शंस है, मींस कंडेंसेशन है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड सिंथेसाइज हो रहा है, तो पहला एंजाइम हमारे पास हो गया सिट्रिक एसिड सिंथेटेज।
ओके, क्योंकि सिट्रिक एसिड सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे एकोनिटिक डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, एकोनिटिक एसिड बनता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम काम आने वाला है वो एकोनिटीज काम आने वाला है। क्लियर, नाम से पता लग रहा है एकोनिटीज। नाउ फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, CO2 बाहर निकल रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब अगेन मैं बोलूंगा, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो इसका नाम क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे एंजाइम काम आ रहा है। ओके, आइसोसिट्रेट से याद रखना, डिहाइड्रोजनेज का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगेन डिहाइड्रोजनेज काम आएगा, वो कौन सा होगा, अल्फा कीटोग्लूटेरेट पे काम कर रहा है, तो क्या हो गया, अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जो पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करता है या और इसको कैटालाइज करता है। क्लियर। फिर इसके बाद में देखना सक्सिनाइल सिंथेटेज काम आता है, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम पे काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है कौन सा, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, जिसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है, उसको डिहाइड्रोजनेज बोल रहे हैं। सिमिलरली फ्यूमेरिक एसिड से आप याद रखना फ्यूमेरेज। क्लियर। और नेक्स्ट लास्ट आता है डिहाइड्रोजनेशन का मतलब अगेन मेलेट डिहाइड्रोजनेज। फ्रेंड्स ये आपके एंजाइम्स हो गए। नाउ अब बात करते हैं इसमें कितनी एनर्जी बनती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एनर्जी कितनी बनती है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे तो एक ही स्टेप होती है, वो ये वाली है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, तो सबस्ट्रेट लेवल के लिए मतलब इस स्टेप पे हमारे पास में कितनी एटीपी बन रही है, एक एटीपी बन रही है। ओके, नाउ फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, जो ये NADH+H पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं NADH2, उससे एक NADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने के बाद में वहां पे 1 से 3 एटीपी बनती है, और 3 एटीपी बनती है, साथ में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनाते हैं, ना कि क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं बन रहा, तो इस एक NADH2 से कितना एटीपी बनेगा, 3 एटीपी यहां बन गया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक NADH2 से कितना बन गया, 3 एटीपी यहां बन गया। क्लियर। और दूसरा एक FADH2 से कितना बनता है, 2 एटीपी यहां बन गया, और एक NADH2 से यहां बन गया, वो कितना बन गया, 3 एटीपी यहां बन गया। तो फ्रेंड्स आप देखना कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 3 + 2 5 और 6 + 6 कितने हो गए, दैट इज 12 एटीपी बन गया। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरह से समझना। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, 12, 100% करेक्ट है। जैसा कि ध्यान देना, पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल बनते थे, इसीलिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनते थे। 2 एसिटाइल कोएंजाइम से इसका मतलब ये एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी। तो 2 बार से कितना, हम इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब 24 एटीपी बनेगा। किसके लिए, ग्लूकोज के लिए बात कर रहे हैं। 24 एटीपी बन गई। क्लियर। ये 24 एटीपी पूरी ग्लूकोज के लिए जो दो पायरुविक एसिड बना था, 2 पायरुविक एसिड से 2 क्या एसिटाइल कोएंजाइम बना, 2 एसिटाइल कोएंजाइम से 2 बार क्रेब्स साइकिल चली। क्लियर। नाउ ये हो गया आपका क्रेब्स साइकिल, और इसकी एनर्जी, पूरा ग्लूकोज का एनर्जेटिक्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहीं पे फ्रेंड्स एक चीज और बताता हूं मैं आपको, क्या मैंने जितनी भी जो रिएक्शन समझाई है वो सारी की सारी रिवर्सिबल है। यहां से शुरुआत करते हैं। एक तो ये रिवर्सिबल नहीं है, एक तो पहली स्टेप रिवर्सिबल नहीं है, मैं रेड कलर यूज करता हूं यहाँ पे। एक तो रिवर्सिबल ये नहीं है, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। दूसरी रिवर्सिबल ये नहीं है, मतलब एक साइड में ही जा रही है। तीसरी रिएक्शन ये है जो रिवर्सिबल नहीं है, और इसके अलावा जितने भी है सारी के सारे रिवर्सिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एंजाइम्स काम आ रहा है, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज,
आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ये 3 एंजाइम है जो पूरे क्रेब्स साइकिल को रेगुलेट करने के काम आते हैं। नहीं तो क्या होगा, इस एंजाइम की प्रेजेंस में और इन सभी एंजाइम की प्रेजेंस में तो क्या हो रहा है, रिएक्शन दोनों तरफ कैरी फॉरवर्ड हो रही है, मतलब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। लेकिन यदि सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, 3 एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नीट में या जिसमें ऑब्जेक्टिव या फार्मासिस्ट या डीसीओ से या जीपेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का बनता है वो कहां बनता है, विच एंजाइम्स आर रेगुलेटिंग एंजाइम्स फॉर द क्रेब्स साइकिल। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, सिट्रेट सिंथेटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, यदि तीनों आपके पास ऑप्शन है तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन वन क्रेब्स साइकिल हाउ मच एटीपीज आर फॉर्म्ड, ओनली 12 एटीपी। क्लियर। और फिर यदि मैं बात करता हूं स्पेसिफिक अगेन, हाउ मच एटीपी और जीटीपी आर फॉर्म्ड एट द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो क्या आप क्या लिखेंगे, ओनली 1 एटीपी। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स यदि एग्जामिनर पूछा जाता है अलग अलग घुमा के क्वेश्चन तो आपको आंसर देते आना चाहिए। आपने यहाँ इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एग्जाम में रिवाइज करने के काम आएगा। ले लिया फ्रेंड्स मेरी लास्ट में एक रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।